ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। ये संपादकीय पाठ आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि तर्क को यह विश्वास ना हो कि वह पूजनीय है। ये बाल्तियर ने कहा है। किसने कहा? वाल्तियर ने कहा है। इस तरह के कोट्स भी डाउनलोड कर लिया करिएगा, एक तरह से अपने पास रख लिया करिएगा। जब आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन्हें आप लोग वहां उल्लेख कर सकते हैं। आप लोग ये आप देखेंगे कि क्या कंक्रीट के जंगल में गुम होती गौरैया। चलिए, ये आप देखिए, सुख दुविधाओं की चाहे, आधुनिकता की अंधी दौड़ और तीव्र शहरीकरण के इस दौर में शहर तो शहर, देश के अधिकतर गांव के भीतर भी कंक्रीट के जंगल उगने लगे। यही कारण है कि हमारी स्मृतियों में आज भी 40-45 वर्ष पुराने ग्रामीण जीवन के चित्र अंकित हैं और जिन्हें बरबस याद करते हैं। बहरहाल गांव में पला बड़ा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बचपन में घरेलू पशु पक्षियों के साथ समय ना बिताया या न खेला कूदा हो। प्रयास सभी ने अपने आंगन में गौरैया को फुदकते हुए चहकते देखा होगा। आंगन में लगे तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द और छतों पर चावल के दाने चुगती, कभी बरामदे और कभी ड्योढ़ी तो कभी कमरों में फुदक फुदक कर कुछ खाने की ढूंढती फिरती नन्ही गौरैया हमारे परिवार का अभिन्न सदस्य प्रतीत होती थी। घर आंगन को अपनी चहचहाट से गुंजायमान कर देने वाली, उदास और दुख से भरे वातावरण में भी अपनी चहक से मिठास भर देने वाली गौरैया एक सुंदर, सुकोमल, सरव, भावन, फुर्तीली और मनुष्यों के आसपास रहने वाली चिड़िया है। और इसे आप लोगों ने घर में देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये अपने कमरे के, हमारे आपके घर में ही आप देखे अपना घोंसला बना लेती थी और हम लोग खेलते रहते थे। और एक आप लोगों ने जुगनू भी देखी होगी जो जलती थी, उसे भी पकड़ते थे बचपन में, लेकिन आजकल सब गायब होती जा रही हैं। गौरैया का फुदकना और चहकना पर्याप्त प्रत्येक व्यक्ति को लुभाता, किंतु अपनी चींची की बहुत मधुर गान गुंजन से घर आंगन को भर देने वाली गौरैया अपनी सुलभ चंचलता, मधुरता और कोमलता के कारण बच्चों को सर्वाधिक प्रिय लगती। वैसे घरेलू गौरैया यानी कि हाउस स्पैरो वर्ष में कोई 2 से 3 बार प्रजनन करती और सामान्यतः एक बार में यह 5 से 6 अंडे देती। इसकी चूजे प्रयास 17 दिन की उम्र में उड़ना शुरू कर देते। गौरैया एक सर्वाहारी चिड़िया जो साग सब्जियां, फल फूल, कीड़े मकोड़े, विशेषकर मानसून में पाए जाने वाले विशेष कीड़े भी खाती, और यह फसलों के लिए अत्यंत खतरनाक माने जाने वाली फसलों की शत्रु कीटों को खाकर तथा अपने चूजों को खिलाकर कृषि एवं किसानों को मितवत लाभ पहुंचाने, और इस प्रकार गौरैया न सिर्फ फसलों को कीटों से बचाती बल्कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संतुलन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। एक रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी कि चाइना ने अपने यहाँ जो भी चिड़िया थी इस तरह की, उन्हें सबको मार दिया। उसके बाद देखा कि वो फसल का उत्पादन क्षमता उनकी घट रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका प्रभाव बढ़ता है। पशु पक्षियों पर आधारित पुस्तक एनिमल लाइफ में वर्णन है कि हमारे घरों और आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली गौरैया धूल या फिर रेत में तैरना, खेलना पसंद करती है। यह बेहद सामाजिक है और जो प्रिया अपने समूह के साथ ही रहना पसंद करती है। परिस्थिति एवं परिवेशगत छोटे मोटे परिजनों के साथ यह दुनिया के अधिकतर देशों में पाई जाने वाली चिड़िया है। हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले कनेर, सहतूत, अनार, अमरूद आदि जैसे छोटे मध्यम आकार वाले झाड़ीदार पेड़ पौधे सामान्यतः गौरैया के प्रिय निवास स्थान होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बढ़ती हुई जनसंख्या और जन आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप दिनों दिन बढ़ते कंक्रीट के जंगलों तथा छोटे और मध्यम आकार वाले झाड़ीदार पेड़ पौधों के कम होने के कारण आज गौरैया का जीवन संकट में है। वैसे गौरैया की संख्या में कमी आने का एक प्रमुख कारण शहरों में प्रदूषण और विकिरण में लगातार वृद्धि होना। एक कारण आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और लिख सकते हैं आप लोग। जो भयावह आप देखते हैं कि क्या भयावह जलवायु परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान इन्हें भी हो रहा है। जाहिर है कि इनके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और जिससे आजकल गौरैया की असमय मृत्यु होने लगी है। दरअसल गौरैया अधिक गर्म वातावरण सहन नहीं कर पाती और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण भी अब गौरैया के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। क्या साबित होने लगी है? और आप देखेंगे कि गौरैया पर 5 दशक से भी अधिक समय तक
कार्य करने वाले विशेष डेविड स्मिथ का मानना है कि पेट्रोल में शामिल किया जा रहा नया जहरीला यौगिक बेंजीन और मेथाइल उन कीड़ों को मार देता है जिन पर गौरैया अपने भोजन और पोषण के लिए लगभग पूरी तरह निर्भर रहती है। और इस प्रकार देखा जाए तो दिनों दिन गौरैया की संख्या में तेजी से कमी आते जाने के कुछ मुख्य कारण हैं। गौरतलब है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर आदि जैसे बड़े एवं विकसित शहरों में तो यह पहले ही लुप्तप्राय हो चुकी है, पर अब अनेक छोटे शहरों में भी यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। सच कहा जाए तो लगभग 1000 वर्षों से हमारे घरों तथा आसपास के वातावरण में रहने आई गौरैया का हमसे दूर हो जाना अत्यंत घातक साबित हो सकता है। हालांकि यह कोई नई समस्या नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने 2 दशक पहले ही घरेलू गौरैया को अपनी रेड लिस्ट यानी लुप्तप्राय प्राणी की सूची में शामिल कर लिया था। ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों में 1973 से 1988 के बीच के दौरान 58% की गिरावट दर्ज की गई थी और इसी प्रकार बीटीओ के घोंसला जनगणना कार्यक्रम में ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में 53% तक की गिरावट आंकी गई थी। ये रिपोर्ट का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। गौरैया की बात चली है तो भला माओ के उस निर्णय को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके कारण 1958 से 1962 के दौरान चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बड़ा कदम कहा गया। हालांकि वास्तव में वह न केवल गौरैया के लिए बल्कि चीनी लोगों के लिए भी नरक का दौर साबित हुआ था। दरअसल माओ का मानना था कि चूहे, मच्छर, मक्खी, गौरैया इन चार ने देश के विकास को बाधित कर दिया, इसलिए उन्होंने पहले चूहे, मच्छर और मक्खियों को नष्ट करने का अभियान चलाया, फिर गौरैया को समाप्त करने की रणनीति बनाई। प्राकृतिक इतिहास लेखक जिम टोड के मुताबिक गौरैया को इस सूची में महज इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वह बहुत अनाज खाती थी। माओ का विचार था कि अनाज सिर्फ इंसानों के लिए होना चाहिए, गौरैया के लिए नहीं। नतीजन 2 साल के भीतर ही चीन में गौरैया की संख्या नगण्य हो गई। इसके बाद देश भर में कीटों और टिड्डियों की संख्या अनियंत्रित हो जाने से अनाज पर कीटों का हमला शुरू हो गया और टिड्डियों का हमला बहुत अधिक बढ़ गया। जो मैंने बात की ना, उसी की बात हो रही है। इसके कारण पूरे चीन में अनाज की तो बर्बादी हुई, उससे भीषण अकाल भी सामना हो। नतीजन 3.25 करोड़ चीनी नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब समझ सकते हैं, इसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। चीनी पत्रकार डाई किंग ने इस अभियान के बारे में लिखा कि माओ को ना तो पक्षियों जानवरों के बारे में ज्ञान था, ना ही किसी विशेषज्ञ की सलाह मानने और समझने के लिए तैयार। उन्होंने सिर्फ उन्हें समाप्त करने का फैसला लिया था जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। बहरहाल गौरैया को बचाने के लिए सर्वप्रथम हमें गौरैया को महत्व प्रदान करना हो, उससे प्यार करना हो, उसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है और जिसकी वह वास्तविक हकदार भी है। अगर एक बार हमने ऐसी पहल शुरू कर दी तो आगे का रास्ता स्वयं ही खुलता चला जाएगा और गौरैया की सुरक्षित आवास, निवास, भोजन, पानी की व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ अपने अनुभव साझा किया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपनी राय आप लोग हर हाल में दिया करिएगा। ये निरंतरता का मोल, और आप देखिए सातत्य का आशय किसी भी गतिविधि की निरंतरता से होता है। अगर हम अपने चाहू ओर के परिवेश या खुद अपने शरीर की किसी भी गतिविधि या क्रियाकलाप का गहन सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करें तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक गतिविधि 2 सीमांत बिंदुओं आरंभ और अंत के बीच संचालित होती है। आरंभ और अंत के बीच का अंतराल कितना लंबा होगा यह पूरी तरह से उस गतिविधि की निरंतरता या सातत्य पर निर्भर करता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमने किसी नूतन लक्ष्य को केंद्रित करते हुए कोई क्रिया आरंभ की और बहुत कम समय के बाद ही किसी न किसी कारण से हमें उससे खत्म भी करना पड़ा, और तब ऐसी दशा में हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधि निरंतरता को प्राप्त नहीं कर पाई है। दूसरे शब्दों में कहें तो निरंतरता किसी भी मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। जब कभी और जहां कहीं निरंतरता खंडित होती है, संबंधित गतिविधि परिणाम के बजाय दुष्परिणाम का वर्ण कर लेती है। सातत्य या फिर निरंतरता और सफलता के बीच एक नितांत गहरा संबंध है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रकृति है। प्रकृति के सभी मूलभूत घटक, उदाहरण जल, वायु और आदि, सभी सातत्य के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। जल और हवा के बहाव में अगर सातत्य या फिर निरंतरता ना हो तो निश्चित ही बेमहत्वहीन हो जाएंगे, और कल कल करती सरिता और शांत तड़ाग में निसंदेह सतत वाहिनी सरिता कहीं अधिक महत्व रखती है। इसका कारण केवल इतना है कि बहती हुई सरिता सदैव सातत्य के अंक में रहती है, ठहराव से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ठहराव आवश्यक नहीं है, लेकिन यह ठहराव लक्ष्य के पड़ाव तक पहुंचने के बाद ही होना चाहिए। नहीं, नदी जब महासागर में विलीन हो जाती है तभी उसका अस्तित्व अपनी यात्रा को पूरा करके ठहराव की दशा को प्राप्त कर पाता है।
और जीवन की निरंतरता के बने रहने के लिए सांस में सातत्य का होना अनिवार्य है। सांस के असतत होने का सीधा सा अर्थ है जीवन की मृत्यु में परिणति। जन्म मृत्यु आत्मा की अनंत यात्रा के दो पड़ाव होते हैं। इन पड़ाव के बीच यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सीमित यात्रा का नाम ही जीवन है। अब इस यात्रा की अवधि सातत्य के स्तर पर निर्भर करती है। यात्रा सातत्य से सिंचित होती है तो निसंदेह हम लंबे समय तक जीवन का आनंद भोगने में सफल हो रहेंगे। वही अगर यात्रा का सातत्य किसी भी कारण से खंडित हुआ तो मृत्यु के निकट आने में कोई विलंब नहीं होगा। और आप देखेंगे कि भौतिक और सांसारिक जीवन से परे इन विषयों से थोड़ा सा संकुचित होकर केवल दैनिक जीवन क्रियाकलापों गतिविधियों पर ही केंद्रित रहा जाए तो आप देखते हैं कि सातत्य की गरिमा कहीं ना कहीं स्वयं सिद्ध है। और सातत्य की जीवन को सफल बनाने का एक मूल मंत्र है। परिस्थितियों से बिना प्रभावित हुए अपने कार्य को निरंतरता के साथ करते रहना ही सातत्य है। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पर सातत्य के बिना सफलता का अर्जन किया जा सके, क्योंकि सफलता का कोई भी लघु मार्ग या सूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं है। सफलता के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है और जो केवल और केवल सातत्य के माध्यम से ही संभव है। जीवन में सातत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति को लाभों का एक ऐसा पिटारा प्राप्त हो जाता है और जिसकी कल्पना संभवतः उसके द्वारा नहीं की गई होती है। सातत्य की प्रवृत्ति व्यक्ति को द्रुत या आप देखते हैं कि गति से उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है या व्यक्तित्व को अद्भुत तरीके से निखार देता है। व्यक्तित्व के अंदर अनेक दुर्लभ विशिष्टताओं का समावेश सातत्य का अनुसरण करके ही संभव हो पाता है। और इससे सबसे मूल्यवान उपलब्धि होती है आत्मविश्वास। किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव अपनाते हुए और उसके क्रियान्वयन में सातत्य को समाविष्टि करने से विभिन्न चरणों में आने वाली बाधाएं व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास के स्तर को उच्चकित करने में सहायता करती है। मगर सातत्य को विकसित करने के लिए हमें प्रवृत्ति की कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा और इनमें से पहला और सबसे अहम शर्त यह है कि हमें किसी भी कार्य या गतिविधि के रूप में बाली वितरणी को धैर्य की नौका पर सवार होकर पार करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि विधैर्य वह ब्रह्मशास्त्र है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों एवं बाधाओं को अपनी अमोघ शक्ति से चकनाचूर कर देने में सक्षम है। सातत्य के प्रादुर्भाव के लिए धैर्य परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आत्मानुशासन, सकारात्मकता से परिपूर्ण मनोबल, समय का उचित प्रबंधन और ध्यान का लक्ष्य पर केंद्रित होना, ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो प्रकृति के द्वारा मूक रूप से हमारे समक्ष सातत्य का उपहार प्राप्त करने में के बदले में रखी जाती। इनका व्यवस्थित अनुपालन करने के बाद ही हमें जीवन में सातत्य की अपेक्षा कर सकते हैं। हमें अपने शरीर, मन, मस्तिष्क दोनों की गतिविधियां सातत्य से युक्त रखनी चाहिए, क्योंकि सातत्य हमारे अंदर विजय प्राप्त करने जैसी भावना को जागृत करता है। सातत्य का खंडित होना हमारे कहीं ना कहीं कुंठा और निराशा को जन्म देती है और ये भाव हमारे व्यक्तित्व के में विकृत उत्पन्न करती हैं। सातत्य एक ऐसा अमूल्य रतन है जो अगर किसी ने एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर वह आजीवन उसका लाभ सूद समेत प्राप्त करता रहेगा। साधारण से असाधारण में परिणत होने के लिए सफलता एक आवश्यक तथ्य है, लेकिन उस सफलता की प्राप्ति के लिए सातत्य एक अपरिहार्य शर्त है। अपराध के पांव। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक छात्र की हत्या को आए दिन होने वाले अपराधों के तौर पर ही देखा जाएगा। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी है ना, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। मगर यह घटना एक बार फिर से इस बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है कि देश में अब कम उम्र के बच्चों और किशोरों के व्यक्तित्व के विकास की दिशा किस ओर बढ़ चुकी है। अगर इससे तुरंत नहीं थामा गया तो आने वाले वक्त में समाज का स्वरूप कैसा होगा। गौरतलब है कि वजीराबाद में रविवार की शाम को 9वीं के एक छात्र का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद अगले दिन उसके परिवार को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने इस मामले के आरोपी 3 किशोरों को पकड़ा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से गंभीर अपराधों में भी किशोरों की संलिप्तता के जैसे मामले सामने आ रहे हैं और उसमें यह घटना कोई आश्चर्य नहीं पैदा करती है। लेकिन जिस स्तर पर कम उम्र के बच्चों के भीतर आपराधिक प्रवृत्तियों का दायरा फैल रहा है उसमें यह बेहद चिंता की बात है। आखिर वे कौन से कारक हैं जो बच्चों को ऐसी मानसिकता की गिरफ्त में ले रहे हैं। जिस दौर में देश के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उसमें समाज की बुनियाद रखने वाले किशोर उम्र के बच्चों की जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है। गुजरात के अमरेली जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में डेयर गेम खेलते हुए खुद की चोट पहुंचाने या फिर 10 रुपए भुगतान करने की चुनौती देने के बाद 25 बच्चों ने खुद को ब्लेड से घायल कर लिया और इस तरह
इस तरह की सोच का सिरा आगे कहां जाएगा? खुद को नुकसान पहुंचाने या फिर इससे आगे किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित करने वाली प्रवृत्ति के स्रोत आखिर क्या है? कई बार ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में आम जनजीवन में घुल गए या फिर जरूरतों में शामिल हो चुके तकनीकी संसाधन बच्चों के विवेक पर ही हमला कर रहे हैं और उनके भीतर सही गलत के बारे में सोचने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। जो मोबाइल है ना, ये स्क्रीन है ना, इनसे जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा है। मैं कहता हूं जितना जरूरत है उतना उपयोग करिए और दुरुपयोग मत करिए, उपयोग ही करिए। और वरना ये सबसे ज्यादा आपके दिमाग पर आप देखते हैं कि सोचने समझने पर प्रहार करता है। वरना क्या कारण है कि जिन आधुनिक तकनीकों को विकास का मानक मान लिया जाता है वही कई बार एक विचित्र सम्मोहन पैदा कर रहे हैं और कई किशोर उससे प्रभावित होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जघन्य अपराध करने से ही नहीं हिचकते हैं। उनके भीतर कानून तक का खौफ नहीं होता है। विडंबना यह है कि जिस उम्र में बच्चों के खेलने पढ़ने और भविष्य की बुनियाद रचने का दौर होता है और उसमें आज ऐसे किशोरों की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जो अपने सामने की न केवल नकारात्मक बल्कि आपराधिक प्रवृत्तियों और घटनाओं से भी प्रभावित हो रहे हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपने सामने परोसे जा रहे चकाचौंध के बीच वे कल्पनाएं बुनते हैं और कई बार ऐसे अपराधों को भी अंजाम देते हैं जो उनके मौजूदा भावी जीवन को तबाह कर देते हैं। कोई वेब सीरीज देखने या वीडियो गेम खेलने के क्रम में बच्चे कब बेलगाम सपनों के जंजाल में फंसकर अपराध के दलदल में दाखिल हो जाते हैं या पता नहीं चलता है। अफसोस की बात है कि बच्चों और किशोरों की यह चिंताजनक दशा और दिशा ना तो समाज में ना ही सरकार की चिंता में सुधार है। ये बेवजह नहीं है। जिन बच्चों को समाज और देश के बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद की किरणें मानी जाता है उनसे कई अक्सर बड़ी समस्याओं के भाग बन रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर कहिए माता पिता से भी मैं कहता हूँ, पेरेंट्स से कहता हूँ कि उन बच्चों पर ध्यान रखिए, ख्याल रखिए उनका, उन्हें समझिए। समझ रहे हैं आप लोग? सवाल का जोखिम एक लोकतांत्रिक देश के संघीय ढांचे की अहम पहचान सवाल पूछना अभिव्यक्ति की आजादी है। नागरिक की आवाज को समाचार में जगह देना पत्रकार का दायित्व है। अगर वह सच्चाई सामने नहीं आएगा तो जनता की परेशानियां उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखेगा तो पत्रकारिता अपना मूल उद्देश्य खो देगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, आजकल वो देख रहे हैं किस हाल में है। लेकिन देखा जा रहा है कि व्यवस्था से जुड़े लोग अपने खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुनना चाहते हैं और कई पत्रकारों की जान तक ले रहे हैं। इसकी बानगी गुवाहाटी में देखने को मिली, जहां एक सरकारी बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछने पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में एक अदालत ने जमानत दे दी। वह पत्रकार उस बैंक में चल रही अनियमितताओं को लेकर लगातार अपने समाचार पोर्टल पर लिख रहा था। उस बैंक में ऊंचे पद पर सत्ता से जुड़े लोग काबिज हैं। माना जा रहा है कि वह पत्रकार उन लोगों के निशाने पर था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस पत्रकार ने जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी, जिस कारण कार्रवाई की गई। और ये बहाना भी बना लेते हैं गिरफ्तारी का, जेल डालने का। व्यवस्था के विरोध में जनता के लिए लिखने वाले पत्रकार के प्रति शासन की असहिष्णुता की खबरें अक्सर सामने आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई पत्रकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? तमाम वैश्विक एजेंसियां भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रही हैं। यह खेदजनक है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लगातार नीचे खिसक रहा है। 180 देशों में भारत वर्तमान में 159वें स्थान पर है और इससे हकीकत भी आप देखते हैं कि झलकती है। सूचकांक के अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, रूस के बराबर माना जा रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में पत्रकारों को भारत की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि चीन, रूस निचले पायदान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देश भारत से बेहतर स्थान पर हैं। हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाले इस अहम कारक की ओर ध्यान देना होगा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है। केवल वोट देना ही एक तरह से आप देखते हैं, नहीं ये मान लेना चाहिए कि हम लोग बड़ी आजादी में रह रहे हैं। ये अब आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पत्रकार की हत्या की गई, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हत्या की गई, कई जेल में डाल दिए गए, तो उनको लेकर चिंता तो होनी चाहिए। ब्रिक्स की बात हुई है, इसके बारे में जरूर याद रखें। 16 जून 2009 में स्थापना हुई थी। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात इसके मेंबर हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।